हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास इंग्लिश की सारी पोएम्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम्स में आप एक ही वीडियो के अंदर सारी पोएम्स को एक साथ में देख सकते हैं और बहुत आसानी से उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। द एंट एंड द क्रिकेट, ये जो है एसोप्स की जो फेबल है उससे ली गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेबल क्या होती है। वास्तव में फेबल एक दंत कथा होती है जो लोगों के द्वारा लोगों को सुनाई जाती है और इसी प्रकार से आगे आगे ये बढ़ती जाती है। इसमें एक कहानी दी हुई होती है जो अक्सर या तो जानवरों से या किसी विशेष प्रकार के पात्रों से जुड़ी हुई होती है। इसकी एक खास बात होती है, इसमें कोई न कोई नैतिक शिक्षा या कोई न कोई मोरल छिपा हुआ हमेशा ही रहता है। तो चलो ये जो पोएम है एंट एंड द क्रिकेट, इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पोइट कह रहा है, सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। यहाँ पे पहली लाइन में कहा गया है एक सिली यंग क्रिकेट, एक क्रिकेट है जो सिली है और यंग है, छोटा क्रिकेट है, बहुत बड़ा नहीं है, वो बड़ा ही पागल सा है, अजीब सा है। accustomed to sing, उसे गाने गाने की आदत है, दिन रात वो गाना गाता रहेगा। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, यहाँ पे समर और स्प्रिंग की बात हो रही है और समर और स्प्रिंग के बारे में बताया गया है। वार्म सनी और गे, वार्म का मतलब जानते हो जिसका टेम्परेचर ठीक हो, बहुत जलाने वाला नहीं हो। सनी का मतलब हो गया जहाँ पे बहुत अच्छी रोशनी आई हुई हो, और गे का मतलब हो गया जहाँ बहुत मौज मस्ती हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे समर और स्प्रिंग में वो यहाँ वहां घूमता है और गाने गाता रहता है। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। वो शिकायत करने लगा, क्या शिकायत करने लगा कि उसने अपने घर जाके देखा कि उसके घर के अंदर जो कपबोर्ड है वो बिल्कुल खाली है, वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियां जो है आ चुकी है। तो यहाँ पे बताया गया है एक क्रिकेट के बारे में, पागल से क्रिकेट के बारे में बताया गया है जो हमेशा गाना गाता रहता है और वो हमेशा प्रकृति के जो मौसम है उनका आनंद लेता है। और बाद में जब सर्दियां आई तो शिकायत करने लगा कि मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है, अब मेरा क्या होगा। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me। वो कह रहा है not a crumb to be found, crumb का मतलब होता है भोजन का छोटा टुकड़ा, मेरे पास तो कोई भोजन का छोटा टुकड़ा भी नहीं है। On the snow-covered ground, और चारों तरफ जहां देखो वहां बर्फ की चादर बिछी हुई है। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, किसी प्रकार के कोई फूल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। नॉट ए लीफ ऑन द ट्री, और जो पेड़ है वहां पे पत्तियां भी नहीं दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। ओ व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी, कि अरे इस मौसम में मेरा क्या होगा। तो जैसा कि हमने पहले देखा, ये जो क्रिकेट है हमेशा गाना गाने में व्यस्त रहता है। उसने सर्दियों के लिए कुछ नहीं बचाया, अब उसकी कबर्ड में कुछ भी नहीं है, चारों तरफ बर्फ बिछी हुई है और ना कोई फूल दिखाई दे रहा है न कोई पत्ते दिखाई दे रहे हैं। अब वो सोच रहा है कि इस मौसम में मेरा क्या होगा। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant। At last, अंततः, by starvation, starvation भूखा मरता हुआ, and famine अकाल में तड़पता हुआ, उसने क्या किया जब उसे खाना बिल्कुल भी नहीं मिला। All dripping with wet, और वो पानी से भीगता हुआ, पानी उसके ऊपर से शरीर से नीचे गिरता हुआ। All trembling with cold, ठंड में कपकपाता हुआ, जब वो ठंड में कपकपा रहा था, पानी उसके ऊपर से गिर रहा था और वो भूख से तड़प रहा था, प्यास से तड़प रहा था। Away he set off to a miserly ant, तो एक कंजूस जो आंट है उसके पास वो चला गया। टू सी, ये देखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कि उसे जिंदा रखने के लिए क्या वो कुछ दे सकती है। तो अब ये जो क्रिकेट है उसकी हालत बहुत खराब है,
भूख से प्यास से वो तड़प रहा है, ठंड से वो कांप रहा है। उसने सोचा कि मैं एंट के पास जाता हूँ जो कि बहुत कंजूस है, उससे मैं थोड़ा कुछ सहायता ले लेता हूँ। Him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow. He would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. तो वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे क्या करो, रेन जो बारिश से उसे थोड़ी शेल्टर, उससे थोड़ी रक्षा प्रदान करो, एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और मुझे थोड़ा अनाज भी दे दो। He wished only to borrow, और ये सब चीजें मुझे कुछ उधार ही चाहिए। He would repay it tomorrow, ये आने वाले समय में ये इसे वापस लौटा देगा। If not, he must die of starvation and sorrow. अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, भूख से और दुख तकलीफ से वो मारा जाएगा। तो अब ये जो क्रिकेट है वो आंट के पास सहायता मांगने के लिए पहुंच गया है कि बारिश में मुझे कुछ रहने के लिए जगह दो, मुझे थोड़ा खाना दो और मुझे ये सब चीजें दे दो, मैं वापस लौटा दूंगा, और अगर तुमने मुझे नहीं दी तो मैं भूख प्यास और दुख तकलीफ से मर जाऊंगा। Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm for the cricket? No. आंट ने क्रिकेट से कहा, I'm your servant and friend, मैं तो तुम्हारी सर्वेंट हूँ और फ्रेंड भी हूँ, अच्छी दोस्त भी हूँ, नौकर भी हूँ। But we ants never borrow, we ants never lend. लेकिन हम जो आंट्स हैं ना ही कभी किसी को कुछ उधार देती हैं, ना ही किसी से कुछ उधार लेती हैं। But tell me dear cricket, लेकिन मेरे प्यारे क्रिकेट मुझे ये तो बताओ, did you lay nothing by when the weather was warm? जब मौसम सही था, सुहावना था, अच्छा था, तो तुमने क्या कुछ बचा के नहीं रखा? आंट ने ये क्रिकेट से पूछा और क्रिकेट ने जवाब दिया, नॉट, कि उस समय मैंने कुछ भी बचा के नहीं रखा। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, so you say, go then, says the ant, and dance the winter away. My heart was so light. वो कह रहा है कि मेरा मन इतना प्रसन्न था, खुश था, that I sang day and night. दिन रात में यहाँ वहाँ घूमता रहा, गाना गाता रहा। For all nature looked gay, क्योंकि पूरा जो नेचर है, पूरी जो प्रकृति है, मुझे बहुत सुहावनी और प्यारी लग रही थी, अच्छी लग रही थी। You sang, so you say, go then, says the ant, and dance the winter away. तो उस आंट ने कहा कि आपने कहा कि आप गाते रहे और आनंद लेते रहे, तो अब सर्दियों में भी आप क्या करो, गाते रहो, डांस करते रहो, आनंद लेते रहो, और इसी प्रकार से सर्दियों को भगा दो। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folk calls this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. इस प्रकार से अंत में ये हुआ कि वो जो एंट है उसने फटाफट अपना दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे के बाहर है उस बेचारे क्रिकेट को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो उसकी सहायता नहीं कर सकती थी। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग जो है इसे एक फेबल कहते हैं, इसे दंत कथा कहते हैं, लोक कथा कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल सही है, सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ जो क्रिकेट्स होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ जो होते हैं उनके 2 होते हैं। तो इस कविता में बताया गया है किस प्रकार से जो ये क्रिकेट है ये अच्छे मौसम में यहाँ वहाँ घूमता रहा, गाना गाता रहा और उसने खूब एंजॉय किया। और बाद में जब सर्दियां आई तो वो यहाँ वहाँ खाने के लिए भटकता रहा और किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। इसलिए इस कहानी से हमें एक संदेश मिलता है कि जब सही समय हो उस समय हमें विपरीत समय के लिए या मुश्किल समय के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही बचा के रखना चाहिए, क्योंकि विपरीत समय में या मुश्किल समय में हो सकता है हम कुछ कर पाए या न कर पाए। ज्योग्राफी लेसन जो रचित की गई है जुल्फिकार घोष के द्वारा, और इस पोएम का नाम देख के आपको बड़ा ही आश्चर्य हो रहा होगा कि इंग्लिश की जो कविता है उसमें ज्योग्राफी कहाँ से आ गई। तो इस कविता के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। उस संदेश को अगर आप लोग जान लेंगे तो वास्तव में इस पोएम को पढ़ने का बहुत अधिक आनंद आपको आ जाएगा।
शुरुआत में कवि कहता है when the jet sprang into the sky it was clear why the city had developed the way it had, seeing its scale 6 inches to the mile। कवि ये कह रहा है कि जब मैं जेट में बैठा हुआ था और ये आसमान में ऊपर चला गया तो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा था कि शहर जो है, शहर की जो बसावट है वो इस प्रकार से क्यों है, शहर का जो निर्माण किया गया है वो इस तरह से क्यों किया गया है। Seeing it scaled 6 inches to the mile। जब मैं ऊपर आसमान में फ्लाइट में बैठा हुआ था, जेट में बैठा हुआ था, तो मैंने क्या देखा, मीलों की जो दूरियां है वो 6 इंचेज में सिमट के आ गई है। तो कवि ये कह रहा है कि मैं आसमान में जेट में था और मैंने ऊपर जाके देखा कि शहर जो है वो इस तरह से क्यों बसा हुआ है और बहुत बहुत दूरियां जो है बहुत कम कम जगह में दिखाई दे रही थी। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो है एक इस तरह का काम है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे हम लोग बच नहीं सकते। इनएविटेबिलिटी का मतलब है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। अबाउट what on ground had looked haphazard। haphazard का मतलब है बिना किसी योजना के, unplanned and without style। ऐसा लगता है कि कोई प्लान नहीं था, कोई स्टाइल नहीं थी। when the jet sprang into the sky। तो दूसरे स्टेंजा में कवि ये कह रहा है कि जब जेट मेरा है, विमान जो आसमान में उड़ रहा था, तो ऐसा लगता है कि शहर जो है बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है, कोई ढंग से इसकी प्लानिंग नहीं होगी और इसको सही तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये चीजें होना जरूरी थी और इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, इनसे बचा नहीं जा सकता था। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। जब भी ये जो जेट विमान जो है लगभग 10,000 फीट ऊपर पहुंच गया तो मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा, समझ में आने लगा कि हमारे देश में जहां सिटीज हैं वो नदियों के पास क्यों है, जहां नदियां बह रही है उनके पास शहर क्यों है। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और ये जो घाटियां हैं इनके आसपास में इतनी ज्यादा बसावट क्यों है। तो कवि कह रहा है 10,000 फीट ऊपर जाने के बाद में मुझे पता लगा कि क्यों लोग नदियों और घाटियों के पास रहना पसंद करते हैं और वहीं आसपास में आबादी ज्यादा क्यों है। The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। तो ये ज्योग्राफी का जो लॉजिक है, भूगोल का ये जो तर्क है, क्या तर्क है कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जमीन और जो पानी है वो मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वो यहाँ पे क्लियरली साफ साफ रूप में, डेलिनेटेड का मतलब है दिखाई देना, ये हमें साफ साफ रूप में दिखाई दे रहा है। When the jet reached 10,000 feet, जब मेरा जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच गया तो भूगोल का ये जो तर्क है, ये जो नियम है, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सही जमीन और पानी जो है वो मनुष्य को आकर्षित करता है। When the jet rose 6 miles high, it was clear that the earth was round and that it had more sea than land। जब ये जो जेट विमान है लगभग 6 मील ऊपर पहुंच गया तब मुझे पता लगा कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो क्या है, बिल्कुल गोल है। और अगर हम चारों तरफ देखें तो हमें जमीन से ज्यादा समुद्र दिखाई देगा। हम अभी आसपास देखते हैं तो हमें केवल जमीन दिखाई देती है, पर इतना ऊपर जाने के बाद में हमें चारों तरफ पानी पानी, समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा। तो कवि कह रहा है कि 6 मील्स हाई जाने के बाद में ऐसा लगा पृथ्वी गोल है और चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why। लेकिन कवि को ये समझ में नहीं आ रहा है कि, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ
कि इस धरती पे रहने वाला जो मनुष्य है उसको कोजेस कारण मिल जाते हैं टू हेट ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करने के, लड़ने और झगड़ने के। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस इट सिटीज, कि वो क्या करता है, अपने शहर के चारों तरफ एक दीवार बना लेगा और दूसरे को उसमें प्रवेश करने का इजाजत नहीं देगा। एंड टू किल, और वो दूसरे लोगों को मारना चाहता है। कभी ये समझ नहीं पा रहा है कि इतना ऊपर जाने के बाद मुझे लग रहा है कि ये जो दुनिया है ये अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है और सब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, इनमें प्रेम और भाईचारा नहीं है। कभी ये बातें समझ नहीं पा रहा है। तो कविता में कवि हमसे ये कहना चाहता है कि मैं जैसे 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 ऊपर जाता हूँ अपने जेट में बैठ के, तो मुझे ये लगता है कि शहर जो है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं है, और ऊपर जाने पे उसे लगता है कि शहर जो है वो नदियों और घाटियों के पास बसे हैं, और ऊपर जाने के बाद में उसे समझ में नहीं आता है कि ये जो लोग बसे हैं इनमें इतना आपस में नफरत और दुश्मनी क्यों है। तो कवि हमें इस कविता से ये संदेश देता है कि हमें सरहदों की नफरत को भुला के प्यार और प्रेम के साथ रहना चाहिए। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट जो रचित की गई है टी.एस. एलियट के द्वारा, ये बहुत ही शानदार साहित्यकार हैं और इस कविता में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रस्तुति की है एक बिल्ली के बारे में। ये जो बिल्ली है मैकियावेली इसका नाम है और ये बहुत ही रहस्यमयी है। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं इस कविता में। शुरुआत में कवि कहता है, मैकियावेली इज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। तो यहाँ पे कह रहे हैं मैकियावेली जो है वो एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, और उसे क्या कहा जाता है, हिडन यानी छिपा हुआ, पो यानी पंजा। वो एक छिपा हुआ शिकारी पंजा है, मतलब वो कब जाके हमला कर दे इसके बारे में किसी को भी पता नहीं रहता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, क्योंकि वो क्या है, एक मास्टर क्रिमिनल है, एक ऐसा अपराधी है जो किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को डिफाई कर सकता है, तोड़ सकता है, किसी भी नियम को तोड़ सकता है, उसकी अवमानना वो कर सकता है मैकियावेली। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, मैकियावेली is not there। वो जो मैकियावेली जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड जो है ये लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर है और उनके लिए बैफलमेंट है। बैफलमेंट का मतलब है चिंता का विषय है। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, जो फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ से वहां घूमता रहता है, उसे तलाश करता रहता है, उसे डिस्पेयर, उसे बहुत ज्यादा निराशा मैकियावेली के कारण होती है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकियावेली इज नॉट देयर, क्योंकि जिस जगह पे कोई भी क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, जब भी ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां मैकियावेली नहीं होता है। मैकियावेली, देयर इज नो वन लाइक मैकियावेली, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ कह रहे हैं कभी मैकियावेली और मैकियावेली की तरह कोई भी नहीं है। उसने मनुष्य के द्वारा बनाए गए जितने भी कानून हैं उन सारे कानूनों को तोड़ दिया, और उससे भी ऊपर अगर हम बात करें तो उसने क्या किया है, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है कि ऊपर जो चीज चाहेगी वो नीचे वापस आएगी, उसे भी तोड़ दिया है। पता नहीं मैकियावेली कहाँ गायब हो जाता है। His powers of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, मैकियावेली is not there। उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है लेविएशन की, लेविएशन का मतलब है हवा में बिना किसी सहारे के चलना, दौड़ना या लहराना। वुड मेक ए फकीर स्टेयर, उससे क्या है, कोई फकीर भी, जादूगर भी है, वो भी क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित रह जाएगा। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकियावेली इज नॉट देयर, और जब क्राइम सीन पे पुलिस पहुंचेगी या आप पहुंचोगे तो मैकियावेली वहां दिखाई नहीं देगा। इस तरह से वो गायब हो जाता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकियावेली इज नॉट देयर। आप चाहो तो उसे सीख यानी तलाश कर सकते हो बेसमेंट में। यू मे लुक अप इन द एयर, चाहे ऊपर हवा में तलाश करो,
बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, फिर मैं तुम्हें एक बार बता रहा हूं कि मैकेविटी आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। मैकेविटी इज ए जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ यू सो हिम, फॉर हिज आईज आर संकन इन। मैकेविटी जो है वो एक जिंजर कैट है। जिंजर कैट का मतलब बाहर से वो एकदम सिंपल है, लेकिन अंदर उसके क्या छिपा है उसे कोई भी नहीं जान सकता। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, बहुत लंबा है और बहुत पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सो हिम, अगर तुम उसे देखोगे तब भी तुम उसके बारे में जान पाओगे। फॉर हिज आईज आर संकन इन, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो अंदर धसी हुई है और उन आंखों में कौन सा क्राइम, कौन सा अपराध छिपा है वो किसी को भी पता नहीं है। His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. अगर उसकी ब्रोज की बात करें तो वो क्या है, विचारों से भरे हुए हैं। आई ब्रोज को देखने से लगता है उसके मन में पता नहीं कितने विचार हैं। His head is highly domed, और उसका जो सिर है वो एक डोम की तरह, गुंबज की तरह है। His coat is dusty from neglect, और उसने क्या किया है, अपने कोट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, वो धूल मिट्टी से भरा हुआ है। His whiskers are uncombed, और उसकी मूछों के जो बाल हैं उसने उसको कभी भी ध्यान नहीं दिया है, उनको बनाया नहीं गया है। He sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. वो क्या है, एक सांप की तरह चलता है। जिस तरह से सांप चलता है एक साइड से दूसरी साइड, वैसे वो चलता है। और जब आपको लगता है मैकेविटी सो रहा है तो क्या होता है, मैकेविटी उस समय भी आधा जगा हुआ रहता है। इसलिए मैकेविटी इतना खतरनाक जानवर है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, बहुत वो चालाक है। मैकेविटी, there is no one like मैकेविटी, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. मैकेविटी कवि कह रहा है मैकेविटी की तरह कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फेंड है। फेंड का मतलब होता है डेविल, और डेविल का मतलब दैत्य, राक्षस है वो। किस प्रकार का? एक फेलिन शेप में। फेलिन का मतलब बिल्ली से संबंधित। वो दिखाई देने में बिल्ली या बिलाव जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वो किसी प्रकार का राक्षस है, दैत्य है। ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, वो एक ऐसा दैत्य है जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार से, पाखंड से, झूठ से भरा हुआ है। You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. तुम चाहो तो उसे गलियों में मिल सकते हो, तुम चाहो तो उसे सिटी स्क्वायर में कहीं भी मिल सकते हो, लेकिन जब कहीं कोई क्राइम हो जाएगा तो वहां तुम्हें मैकेविटी दिखाई नहीं देगा। तो इस कविता में बताया गया है मैकेविटी जो है वो एक बहुत ही चालाक बिल्ली है, और वो जब भी कोई क्राइम होता है उसके पीछे उसका पूरा पूरा हाथ होता है, परंतु वो वहां मिलेगा नहीं, वहां दिखाई नहीं देगा। उसने सबको परेशान कर रखा है। द लास्ट बार्गेन, और इस पोएम में बताया गया है बार्गेन के बारे में। वैसे बता दूं आपको, बार्गेन का मतलब होता है सौदा, जो दो लोगों के बीच में या दो पार्टियों के बीच में होता है, जिसमें एक पार्टी सामने वाली पार्टी को कुछ देती है और दूसरी पार्टी भी सामने वाली पार्टी को कुछ न कुछ देती है। यहाँ पे जो बार्गेन कर रहा है, जो सौदा करता है, वो एक मजदूर है जो कि काम की तलाश में है, और वो 2 या 3 बार सौदे करता है, परंतु कोई भी सौदे उसे पसंद नहीं आते हैं। अंततः वो एक बच्चे से सौदा करता है और वो उसे बहुत अधिक पसंद आता है। तो इस वीडियो में ये देखते हैं कि क्यों उसे पहले वाले सौदे पसंद नहीं आए और क्यों उसे बच्चे वाला सौदा पसंद आया। ये सारा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। शुरुआत में कवि कहता है, कम एंड हायर मी, आई क्राइड while in the morning I was walking on the stone paved road। यहाँ पे ये जो मजदूर है ये कह रहा है कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर कर लो, मुझे किराए पे ले लो, मैं काम करना चाहता हूँ। while in the morning, सुबह सुबह की ये बात है। I was walking on the stone paved road, ये स्टोन पत्थरों के जो फुटपाथ की जो रोड बनी हुई है उस पे मजदूर जा रहा था अपने सामान के साथ में। वो मजदूरी करने के लिए तैयार है
और सब लोगों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आओ आओ और मुझे अपने काम के लिए लेके जाओ, मुझे काम पे रख लो। तो ये जो मजदूर है ये काम पे जाना चाहता है। आगे कवि कह रहा है, sword in hand the king came in his chariot, he held my hand and said, I will hire you with my powers, but his power counted for naught, and he went away in his chariot. आगे कवि ने कहा, sword in hand the king came in his chariot. sword का मतलब है तलवार और chariot का मतलब है रथ। राजा जो है अपने रथ में तलवार लेके मेरे पास में आया और मुझे कहा, he held my hand, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, I will hire you with my power, कि मैं आपको हायर कर लूंगा मेरी पावर से, मेरी ताकत से। But his power counted for naught, लेकिन उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है मेरे लिए नॉट, कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी उसकी ताकत मेरे सामने नहीं है। And he went away in his chariot, और इस प्रकार से वो अपने चैरियट में, अपने रथ में वापस लौट गया। तो सबसे पहले जो सौदा यहाँ पे हो रहा है, राजा ने उससे कहा कि मैं मेरी ताकत से तुम्हें हायर कर लूंगा, किराए पे ले लूंगा, मजदूरी के लिए लेके जाऊंगा। लेकिन इस मजदूर के सामने राजा की एक भी नहीं चली। उसने कहा कि तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और राजा को खाली हाथ लौटना पड़ा। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. In the heat of the midday, दोपहर के समय की बात है, खूब गर्मी थी। The houses stood with shut door. जितने भी घर हैं उनके दरवाजे बंद हैं। I wandered along the crooked lane, और मैं विचार कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ यहाँ वहाँ। crooked lane का मतलब जो ये गली है, जो मुड़ी हुई जो गली है, मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ और विचार कर रहा हूँ। An old man came out with his bag of gold. तभी एक बूढ़ा आदमी आया, उसके हाथ में गोल्ड का बैग था, उसके बैग में बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। He pondered, उसने विचार करते हुए कहा, I will hire you with my money, कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हें हायर कर लूंगा, मैं तुम्हें किराए पे ले लूंगा काम करने के लिए। He weighed his coins one by one, but I turned away. उसने एक एक करके अपने कॉइन को मेरे सामने रखा कि मैं तुम्हें इतने कॉइन दे सकता हूँ, इतने सिक्के दे सकता हूँ, इससे भी ज्यादा मैं तुम्हें दे सकता हूँ। But I turned away. Turn away का मतलब मना करना, लेकिन मजदूर ने मना कर दिया। तो दूसरा जो यह सौदा हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा व्यक्ति आया, उसके हाथ में गोल्ड कॉइन्स का बैग था। उसने कहा, मैं बहुत सारे गोल्ड कॉइन आपको दूंगा, मेरे यहाँ काम करने के लिए चलो। परंतु ये जो मजदूर है उसने कहा, नहीं, मैं आपका ये जो सौदा है उसको अस्वीकार करता हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. It was evening. शाम हो चुकी थी। The garden hedge was all aflower. और गार्डन जो था, गार्डन की जो क्यारियां थी वो फूलों से भरी हुई थी। The fair maid came out. तो तभी एक सुंदर परी जो है मेरे सामने आई और उसने कहा, I will hire you with a smile. मैं तुम्हें हायर कर लूंगी अपनी एक मुस्कान के साथ में। Her smile paled and melted into tears. लेकिन कुछ समय बाद में उसकी जो स्माइल है, उसकी जो मुस्कान है, वो भी फीकी पड़ गई, पीली पड़ गई और melted into tears, आंसुओं में बदल गई। And she went back, और वो वापस चली गई। Alone into the dark, अंधेरे में वो वापस अकेली ही चली गई। तो यहाँ पे जो सौदा है, तीसरा जो सौदा है, यहाँ पे क्या हुआ, एक सुंदर परी उसके सामने आई और उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से हायर कर लूंगी। लेकिन उसकी मुस्कान है वो अधिक समय तक नहीं रुक पाई, उसकी मुस्कान आंसुओं में बदल गई और वो अकेली ही वापस चली गई। और इस मजदूर ने उसके सौदे को भी स्वीकार कर दिया। The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. The sun glistened on the sand.
यहाँ पे बात हो रही है धूल मिट्टी का है, ये जो जगह है यहाँ पे सूर्य जो है वो चमक रहा है। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और समुद्र की जो लहरें हैं वो आगे बढ़ रही है। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, और एक छोटा बच्चा है वो छोटे छोटे सीपियों से, मोतियों से खेल रहा है। He raised his head and seemed to know me and said, उसने अपना सिर उठाया और ऐसा लगता है, सीम यानी प्रतीत होना या लगना, कि वो मुझे जानता है। एंड सेड, और उसने कहा, I hire you with nothing, मैं तुम्हें हायर करता हूँ बिना किसी वस्तु के। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man, और उसके बाद में इस मजदूर ने इस सौदे को स्वीकार कर लिया, और उसके बाद में इस सौदे को स्वीकार करने के बाद में ये जो मजदूर है वो एक स्वतंत्र व्यक्ति बन गया। तो इस कविता में ये बताया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है कि एक मजदूर जो है उसको कई प्रकार के ऑफर दिए जाते हैं। पहले एक राजा आया, उसने कहा मैं अपनी शक्ति से तुम्हें खरीद लूंगा, लेकिन उस मजदूर के सामने राजा की शक्ति नहीं टिक पाई। उसके बाद में एक बहुत बड़ा व्यक्ति आया, उसने कहा मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन से हायर कर लूंगा, लेकिन फिर भी इस मजदूर ने मना कर दिया। और उसके बाद में एक सुंदर परी आई, उसके ऑफर को भी इसने ठुकरा दिया। और अंततः यहाँ जो बच्चा दिखाई दे रहा है संभवतः ये उसी का बच्चा है, और उसने कहा मैं आपको बिना किसी वस्तु के आपको हायर करना चाहता हूँ। और मजदूर जो है हंसी खुशी से उसके लिए काम करने को तैयार हो गया, और उसके बाद में ये जो मजदूर है वो बहुत ही आजाद व्यक्ति बन गया। द स्कूल बॉय जो रचित की गई है विलियम ब्लेक के द्वारा। विलियम ब्लेक एक रोमांटिक कवि है और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी है, और उनकी जो कविताएं हैं उनके विषय में प्रकृति और ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उनकी कविताओं की जो लाइंस होती हैं बहुत सिंपल होती हैं और एक बहुत प्यारा मैसेज वो देती है। तो स्कूल बॉय जो पोएम है, इस पोएम में बताया गया है कि स्कूल का बच्चा है जो कि वास्तव में खुश नहीं है। किस कारण से वो बच्चा खुश नहीं है, उस कारण को हम जानेंगे। और इसके साथ ही साथ में उसने अपनी तुलना की है एक पक्षी से जो पिंजरे में बंद है, या एक पौधे से जिसके फूल अभी खिले नहीं है या उसे खिलने नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार से इस कविता में उसने तुलना की है। तो इस कविता में जानेंगे कि क्या क्या बातें इसके बारे में बताई गई हैं। कवि कहता है, आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन वाइंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी। यहाँ कवि कह रहा है, मेरा मन करता है कि गर्मियों की सुबह में मैं उठूं, और जब मैं उठूं तो जो पक्षी हैं वो पेड़ पे प्यारे प्यारे गीत गा रहे हो। द डिस्टेंट हंट्समैन वाइंड्स हिज हॉर्न, और दूर दराज कहीं कोई शिकारी व्यक्ति या कोई शिकारी जानवर वो अपने सींगों को तैयार कर रहा हो, लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हो, शिकार के लिए तैयार हो रहा हो, या जो शिकारी है वो हॉर्न बजा के अपना शिकार करने के लिए तैयार हो रहा हो। और साथ ही साथ में स्काईलार्क जो पक्षी है जो कि बहुत दुर्लभ है, केवल बारिश का पानी पीता है, वो भी मेरे साथ में गाना गा रहा हो। तो कितना प्यारा ये अच्छा संगम होगा जब मैं इनके साथ में अपना गर्मियों का आनंद बांटूंगा। But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. अब यहाँ ये कह रहा है कवि कि समर मॉर्निंग में, गर्मियों की सुबह में सारा जो आनंद है वो चला जाता है, सारा आनंद चला जाता है स्कूल के नाम पे। Under a cruel eye outworn, The little ones spend the day in sighing and dismay. यहाँ पे ये कह रहे हैं टीचर जो है उनके प्रति बहुत सख्त होते हैं। तो क्या होता है, क्रूअल आई, टीचर को ये निर्दयी आंख बताया गया। आउटवॉन जो क्या होता है, बच्चे का जाना पहचाना नहीं होता है, जो बच्चे से अधिक स्नेह नहीं दिखाते हैं। द लिटिल वन स्पेंड्स द डे, ये छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपना दिन बिताते हैं किस तरह से, इन साइंग एंड डिस्मे। साई का मतलब आह भरते हुए, डिस्मे का मतलब है समस्याओं वाली स्थिति में, जहां वो पूरी तरह से आराम में
नहीं होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कवि कि बच्चों को सुबह सुबह स्कूल में जाना पड़ता है, वहां टीचर होते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं, तो बच्चों को ये पढ़ने का मन नहीं होता है, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है और पूरा दिन उन्हें दुखी दुखी मन से बिताना पड़ता है। Oh, then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shore. अब यहाँ कवि कह रहा है then at times I drooping sit, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कई कई समय तक, कई कई घंटों तक उदास, ड्रूपिंग का मतलब यहाँ पे है उदास, मुरझाया हुआ बैठा रहता हूँ, and spend many an anxious hour, और मैं कई घंटे इसी प्रकार से उत्सुकता से और उदासी से बिता देता हूँ। Nor in my book can I take delight, मुझे मेरी किताबों में खुशी नहीं मिलती है, डिलाइट का मतलब खुशी। Nor sit in learning's bower, और लर्निंग यानी सीखना, बावर का मतलब होता है छत्र छाया, और टीचर की छत्र छाया में, किताबों की छत्र छाया में, शिक्षा की छत्र छाया में भी मेरा मन नहीं लगता है। Worn through with the dreary shower, ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ बारिश हो रही है, चारों तरफ मौज मस्ती है, चारों तरफ खुशियां है, और मैं अकेला वीरान ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ दुख ही दुख है। तो बच्चा कह रहा है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं पक्षियों के साथ में और प्रकृति के साथ में आनंद लेना चाहता हूँ, परंतु फिर भी मुझे स्कूल भेज दिया जाता है। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? यहाँ कहा जा रहा है एक बर्ड जो हमेशा क्या होता है, खेलना कूदना आनंद करना चाहता है और वो इसी काम के लिए पैदा होता है, वो पिंजरे में किस तरह से उस खुशी को महसूस करेगा और किस तरह से वो गाना गाएगा। How can a child when fears annoy, और इसी प्रकार से एक बच्चा खुश कब होगा जब फियर, डर उसे अनोय करेगा, सताएगा, परेशान करेगा। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, लेकिन ड्रूप का यहाँ मतलब है हटा लेना हिज टेंडर विंग, वो अपनी अपनी कोमल कल्पनाओं के जो पंख है उसको गिरा देगा। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और उसका ये जो हंसी खेल से भरा हुआ जो बसंत का जो मौसम है, ये प्यारे प्यारे सुहावने दिन है, वो उनको भूल जाएगा। ये आजादी को और खुशियों को वो किस तरह से एंजॉय कर पाएगा। Oh father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and chaos dismay, यहाँ पे बच्चा अपने फादर और मदर से कह रहा है कि हे फादर और मदर, if birds are nipped, अगर छोटी छोटी कलियों को ही तोड़ दिया जाए, and blossoms blown away, और blossoms का मतलब है कि फूलों को खिलने से पहले ही वो बह जाएं या टूट जाएं, and if the tender plants are stripped, अगर छोटे छोटे प्लांट्स है वो भी मुरझा जाएं या सूख जाएं या वंचित हो जाएं, of their joy in the springing day, बसंत के दिनों में अपने खुशी से अगर वो दूर हो जाएं, by sorrow and cares dismay, किस कारण से, सोरो यानी दुख, और केयर चिंताओं से, और डिस्मे का मतलब है परेशानियों से, समस्याओं से। अगर अच्छे दिनों में ही उन्हें परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो वो बसंत का आनंद किस प्रकार से ले पाएंगे। जब फूलों को खिलना है तब वो अगर नहीं खिल पाएंगे, तब वो कब जाके खिलेंगे। How shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? तो फिर ये जो समर जो है, ये जो गर्मी का जो मौसम है, वो खुशी भरा कैसे रहेगा, और गर्मियों के जो फ्रूट्स हैं, जो गर्मियों के जो फल हैं, वो किस तरह से आएंगे। तो इस कविता में कवि ये कह रहा है कि सुबह सुबह का मौसम बहुत प्यारा रहता है, गर्मियों में बहुत सुहाना मौसम रहता है। कवि जो एक बच्चा है उसका ये मन करता है कि वो पक्षियों के साथ में और जीव जंतुओं के साथ में अपनी सुबह को बिताए, परंतु उसे सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता, उसके टीचर उसे पढ़ने के लिए कहते हैं और इससे किसी प्रकार के प्यार प्रेम की बातें नहीं करते हैं, उसका मन नहीं लगता, घंटों घंटों वो यूं ही बैठा रहता है। और वो कहता है जिस प्रकार से एक पक्षी आजादी में ही अपना गाना गा सकता है, उस प्रकार से एक बच्चा भी आजादी के साथ ही बड़ा हो सकता है, खेल कूद सकता है। इसलिए वो कह रहा है, और
जिस प्रकार से एक फूल भी खुशियों के साथ खिल सकता है, उसी प्रकार से बच्चे को भी पूरी आजादी होनी चाहिए ताकि वो प्रकृति का पूरा आनंद दे सके और अपने जीवन को खुशी में बना सके। When I set out for lioness, ये जो पोएम है वो रचित की गई है थॉमस हार्डी के द्वारा। ऐसा कहा जाता है थॉमस हार्डी जो थे वो एक युवा ट्रेनी आर्किटेक्ट थे और एक बार की बात है वो एक चर्च को देखने के लिए गए थे, अपने काम के सिलसिले में चर्च को वो देखने के लिए गए थे और कहा जाता है जब वहां से वापस वो लौटे तो बिल्कुल वो बदले हुए थे। उनकी आंखों में एक बहुत शानदार चमक थी और उनके जेब में एक मुड़ा हुआ सा कागज था और ऐसा कहा जाता है उसी कागज में कुछ उन्होंने पंक्तियां लिखी थी, उसी को इस पोएम की शक्ल उन्होंने दे दी और फिर हम लोग इस कविता का अध्ययन करते हैं। When I set out for Lyoness 100 miles away, the rhyme was on the spray and starlight lit my lonesomeness when I set out for Lyoness 100 miles away. थॉमस हार्डी जो कवि है वो हमसे यहाँ कह रहा है कि जब मैं लायोनेस के लिए गया जो कि 100 माइल्स अवे यहाँ से दूर है, तो उस समय पे क्या हुआ, द राइम वॉज ऑन द स्प्रे। राइम जो है, राइम का मतलब है चारों तरफ बर्फ का कवर हो जाना या पाला पड़ जाना। ऑन द स्प्रे, चारों तरफ यहाँ वहां जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। एंड स्टारलाइट लिट माई लोनसमनेस, स्टारलाइट, चारों तरफ तारे झिलमिला रहे थे और उन्होंने मेरा जो एकांतपन था, लोनसमनेस था, उसको दूर कर दिया। When I set out for Lyoness 100 miles away, तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि जब मैं लायोनेस के लिए रवाना हुआ तो क्या हुआ, चारों तरफ बर्फ की चादर बिखरी हुई थी, तारे चमक रहे थे और मेरा जो अकेलापन है उसको वो दूर कर रहे थे। What would be chance at Lyoness while I should sojourn there? No prophet does declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Lyoness while I should sojourn there? तो अगली स्टेंजा में कवि ये कह रहा है कि लायोनेस पे मेरे साथ में क्या घटित हुआ। बिचांस का मतलब है कुछ न कुछ घटित होना। While I should sojourn there, सोजन का मतलब होता है रुकना। जब मैं वहां रुका तो मेरे साथ में क्या घटित हुआ किसी को पता नहीं है। No prophet does declare, किसी प्रॉफिट में, किसी भी भविष्य वक्ता में इतनी साहस नहीं है कि वो इसकी घोषणा कर सके। Nor did the wisest wizard guess, और सबसे जो बुद्धिमान जादूगर है वो भी इस बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकता कि वहां मेरे साथ में क्या हुआ। What would be chance at Lyoness while I should sojourn there? जब मैं लायोनेस में रुका था तो मेरे साथ में क्या घटित हुआ, इसके बारे में दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता। When I returned from Lyoness with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. When I returned from Lyoness with magic in my eyes, जब मैं उस लायोनेस से वापस लौटा तो मेरी जो आंखें थी उसमें बहुत ही शानदार मैजिक था, बहुत ही शानदार जादू था। ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज, दुनिया के जितने भी लोग थे उन्होंने इस बात को देखा, वो म्यूट हो गए, वो शांत हो गए और वो सरमाइज, सरमाइज का मतलब है डाउट, कंफ्यूजन, वो लोग शक में आ गए, संदेह में आ गए कि इसके साथ कैसा परिवर्तन हो चुका है। माई रेडियंस रेयर एंड पैथोमलेस, वो कह रहा है कि मेरी जो चमक जो थी वो बहुत ही दुर्लभ थी और पैथोमलेस का मतलब है एक ऐसी भावना या फीलिंग जिस तक कोई पहुंच नहीं पाया। मैंने जो प्राप्त कर लिया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो इतनी गहरी बात थी, इतना गहरा प्रेम और ज्ञान था। When I returned from Lyoness with magic in my eyes, जब मैं लायोनेस से लौटा तो मेरी आंखों में शानदार चमक थी। तो कवि इस छोटी सी कविता में हमें ये बताना चाह रहा है कि वो एक बार लायोनेस गया और लायोनेस जाने पर उसे क्या मिला, रास्ते में बर्फ की चादर बिखरी हुई मिली और तारों ने उसके एकांतपन को दूर किया। और वहां जब वो गया
तो उसके साथ में घटित जो भी घटनाएं घटी उसके बारे में दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कह सकता। परंतु जब वो वापस लौट के आया तो वो एक बिल्कुल नया व्यक्ति था और उसके बारे में कोई समझ नहीं पा रहा था कि इसमें इतना परिवर्तन कहां से आ गया। और उसकी जो चमक थी वो बहुत दुर्लभ थी और कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं सकता। ऐसा ज्ञान, ऐसी शांति और ईश्वर का प्रेम उसने वहां से प्राप्त कर लिया। ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट, ये पोएम जो रचित की गई है वो जॉन कीट्स के द्वारा रचित की गई है। जॉन कीट्स की अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध वो साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने हमें अंग्रेजी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं और बहुत सारे नोवेल आदि उन्होंने लिखे हैं। उनके बारे में अगर कुछ बात की जाए तो ऐसा है, उनका प्रकृति के जीव जंतुओं से बहुत अधिक लगाव रहा है और उनकी कविताओं में अक्सर प्रकृति और जीव जंतुओं की झलक हमें देखने को मिलती है। तो आइए देखते हैं इस कविता में उन्होंने प्रकृति का कौन सा रूप दिखाया है। The poetry of earth is never dead, when all the birds are faint with the hot sun. कवि यहाँ कह रहा है The poetry of earth is never dead. ये जो पृथ्वी अपनी है इसकी कविता कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती। चाहे प्रकृति में कैसे भी बदलाव आए परंतु इसकी कविता कभी समाप्त नहीं होती। When all the birds are faint with the hot sun, जब सूर्य जो है अपनी तेज गर्मी से सबको झुलसा रहा हो और पक्षी जो है वो तड़प के बेचारे उड़ने की बजाय नीचे की तरफ आ रहे हो, तब भी जो प्रकृति की कविता है वो समाप्त नहीं होती है। And hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. और जब सारे पक्षी जो हैं वो पेड़ों की छाया में छिपना चाह रहे हैं उस समय पे एक आवाज जो है वो आपको सुनाई देगी जो यहाँ से वहां, एक घास से दूसरी घास, एक मैदान से दूसरे मैदान, जो नई कटी हुई घास और चारागाह में भी आपको सुनाई देगी। तो वो आवाज किसकी है, चलो देखते हैं। That is the grasshopper. He takes the lead in summer luxury. He has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. तो वो जो आवाज आ रही है वो किसकी है, वो ग्रासहोपर की आवाज है। He takes the lead in summer luxury. गर्मी का जो शानदार मौसम है उसमें वो लीड लेगा, जब सब जीव जंतु छिपना चाह रहे हैं वो आनंद उठाएगा, बाहर निकल के आएगा। He has never done with his delights. उसकी आनंद, उसकी खुशियां कभी समाप्त नहीं होंगी। For when tired out with fun, जब भी वो अपने हंसी मजाक और विनोद से आनंद से थक जाएगा, He rests at ease beneath some pleasant weed. तब भी वो क्या करेगा, जंगली घास के नीचे आराम करेगा। इसका मतलब वो इस मौसम को छोड़ेगा बिल्कुल भी नहीं, वो हमें अवश्य ही दिखाई देगा। The poetry of earth is ceasing never. On a long winter evening when the forest has wrought a silence from the stone there shrills the cricket song in warmth increasing ever. The poetry of earth is ceasing never. इस जो पृथ्वी की जो कविता है वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। अगर हम विंटर इवनिंग की बात करें, जंगल में चारों तरफ शांति छाई हुई है, चारों तरफ एकदम शांति का स्वरूप गढ़ा जा चुका है और कहीं कोई चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है, तभी पत्थरों के बीच में से चीखने की आवाज आएगी, किसी की गाने की आवाज आएगी। और वो गाना कौन गा रहा है, क्रिकेट जो है वो गाना गा रहा है और वो हमेशा इस मौसम का आनंद लेगा और खुशियां बढ़ाएगा और वो यूं ही गाता चला जाएगा। And seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. और ऐसा लगता है कि वो ड्राउजीनेस में, एक प्रकार की चिर निद्रा में, आधी अधूरी नींद में ग्रासहोपर के साथ में ग्रासी हिल्स में आनंद ले रहा है, आराम कर रहा है। तो इस कविता में हमने देखा कि सर्दियों का मौसम भी हमने देखा और गर्मियों का मौसम भी हमने देखा। सर्दियों और गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जब अधिक सर्दी होती है या अधिक गर्मी होती है तो छोटे मोटे जीव जंतु पक्षी ये क्या होते हैं, छिप जाते हैं यहाँ वहां। परंतु दो जीव ऐसे हैं जो छिपते कभी भी नहीं है,
जब भी गर्मियां आएगी तो ग्रासों पर निकल के आएगा और प्रकृति का पूरा आनंद लेगा और प्रकृति की कविता को झूम झूम के गाएगा। और जब सर्दियां आएंगी तो कौन निकल के आएगा? क्रिकेट बाहर निकल के आएगा और प्रकृति का पूरा आनंद उठाएगा और प्रकृति के गीत को कभी भी रुकने नहीं देगा। इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है, प्रकृति का जो गीत है वो कभी नहीं रुकता है। दुनिया में कोई भी चीज कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।